YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि संध्या की 7 बज चुकी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो साइंस के अंतर्गत आता है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। देखो, साइंस में जो तीनों भाग आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों भाग को बारी बारी से पढ़ लेंगे। सबसे पहला टॉपिक का स्टार्ट किए हैं जो कि फिजिक्स के होती है। फिजिक्स में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज जो है साइंस चैप्टर का पार्ट 1 है दोस्तों, तो सभी लोग बने रहेंगे और वीडियो को भी शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों का सिलसिला और देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन जो कि क्या बोलती है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है, का संबंध किससे है दोस्तों? फेफड़े से, मस्तिष्क से, कान से, आंख से? सभी विद्यार्थियों को पता होगा निकट दृष्टि दोष का जो संबंध है वह आंख से है, क्योंकि आंख में होती है। थोड़ी सी आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा, ऐसे मैक्सिमम विद्यार्थी को याद होगा, ये हमें आपको पता है। देखिएगा क्या याद रखना है, एक होता है दूरदृष्टि दोष, है ना, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, है ना, दो होता है। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है कि दूर कौन होगा, निकट कौन होगा, यानी दूर में किसका प्रयोग होगा, निकट में किसका प्रयोग होगा। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक होता है उत्तल लेंस दोस्तों और एक होता है अवतल लेंस, है ना, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब देख लो, दूर में कितने लेटर हैं दोस्तों, दो लेटर हैं। उत्तल में कितने लेटर हैं दोस्तों, उत्तल, 3 लेटर हो गए। यहां भी लिख लीजिए, निकट में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। अवतल, अवतल में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। बस आपको यही ट्रिक याद रखना है कि 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, यानी दूर में, दूर अगर कहे तो 3 गो वाला यानी उत्तल, और निकट का है तो निकट यानी 3 गोला है तो उसको कहां लेके आना है, 4 गोला में, यानी कि अवतल। निकट का अवतल, दूर का उत्तल। क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा आज की दूसरी नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया जो ठेला होता है दोस्तों, देखते होंगे कुछ कूड़ा को उठा करके वो ले जाता है एक पहिया ठेला से। तो देखो, एक पहिया ठेला में कौन सा लीवर होता है दोस्तों, कौन सा उत्तोलक होता है, इसके बारे में बता देनी है। आपका एग्जाम में उत्तोलक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको याद रखनी है। तो देखो, एक पहिया ठेला में जो होता है वो होती है द्वितीय उत्तोलक का प्रयोग उसमें, यानी कि उत्तोलक को ही इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। ठीक है, कुछ बातें आपको और याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि कैंची होती है, कैंची में प्रथम उत्तोलक काम करता है। कैंची हो गई, पिलास हो गया, सड़सी हो गई, कील हो गया, कील उखाड़ने वाला जो मशीन होता है, हथौड़ी होता है, वो हो गया, शीशा हो गया, झूला हो गया, शीशा झूला हो गया। ये सारे जो होते हैं, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंड पंप जब चलाते हैं वो हो गया, ये सब प्रथम उत्तोलक में आते हैं दोस्तों। और द्वितीय उत्तोलक में जो आगे कौन, एक पहिया वाला ठेला होता है, वो द्वितीय उत्तोलक में आता है। तृतीय उत्तोलक में क्या होता है, मनुष्य का हाथ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य का हाथ जो है तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है, और चिमटा भी तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला जा रहा है, मोमबत्ती का जलना या दहन होना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जो एक बार अगर उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु बना दिया गया तो दूसरे वस्तु से पुनः वह उसी वस्तु में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गया दोस्तों तो पुनः उसको मोमबत्ती के रूप में नहीं लाया जा सकता, है ना। मोमबत्ती एक बार जला दिए तो वो क्या होगा, पुनः मोमबत्ती नहीं बन सकता, है ना, नहीं बन सकता है।
अब देखो और क्या उदाहरण हो सकता है, दही दूध का। दूध से यदि आप दही बना दिए हो तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये चीज हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु बना दिए फिर दूसरे वस्तु से वो वस्तु बना सकते हैं। जैसे कि पानी जो हो गया दोस्तों, जल से आप बर्फ बना दिए है ना, उसको फ्रिज में रख दिए, क्या बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ को धूप में लाइए, क्या बन जाएगा, फिर से जल बन जाएगा। तो अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बन जाए, पुनः वहां से रिटर्न होकर के यहीं पे आ जाए, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगली क्वेश्चन को देखिए, ये रही आपकी आज की 4 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखने की जरूरत है। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, ये चीज आपको समझनी है। श्वेत प्रकाश कहाँ होती है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश होती है। और उसमें आपको पता गया है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंग का जो विभाजन करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना है। संरचन या परिक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन कहा जाता है, जिसके कारण वह अलग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, परिक्षेपण। ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रही देखिएगा फिजिक्स चैप्टर का आज 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। देखिएगा तेल की जो एक छोटी बूंद होती है वो जल या पानी पे क्या होती है, फैल जाती है, किसके कारण। तो आपको सभी को पता होगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है या जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये दोनों में एक आंसर होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है दोस्तों। क्लियर हो गया यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आज की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में बोला जाता है दोस्तों कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी रंग को क्या करना, परिवर्तन ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में बता देनी है। क्या बोला गया, सभी रंगों को सोख लेने का और किसी भी को भी परिवर्तन ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु कोई भी रंग जो है परिवर्तन ना हो तो वह रंग कैसा दिखाई देगा दोस्तों, सभी को मालूम होगा, अभी कुछ देर पहले बताएं इसका। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जल्दी से लगा लो, ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगाना है। क्या हो जाएगा, काली दिखाई देगा, है ना। इसलिए कहा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है दोस्तों। सभी लोग क्लियर हो रहे हैं, सभी लोग अगर क्लियर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर क्लियर हो रहे हैं दोस्तों तो जल्दी से कमेंट करके आप पूछ लें, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना रहे। जल्दी से कमेंट करेंगे, और अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लेंगे। अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरण है। कौन सा विकिरण है रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड किरणें। ऑप्शन इसका भी बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आज की 8वीं नंबर प्रश्न, जिसे आराम से पढ़िए। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होगा, तो वो होगा दाब। तो ऑप्शन इसका ये होगा प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, इसके बारे में आपको बता देनी है। तो क्या हो जाएगा, समय चाल,
समान चाल और समान वेग, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। जो भी प्रश्न रहेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको सारी प्रश्न को याद करनी है। सारी प्रश्न जो है आपके लिए वीवीआई है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, ये कहाँ हो सकती है दोस्तों, ठोस द्रव गैस, कहाँ पे हो सकती है अनुदैर्ध्य, तो सभी माध्यम में हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, क्या ध्यान से देखिएगा, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, तो कहां पे अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न होगी, तो सभी को पता होगा हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही आज की 12 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है दोस्तों वो होती है पारसेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है। तो घड़ी के चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है, वो संचित होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या बोला जा रहा है, कहता है कि यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। अगर देखो संवेग बढ़ेगा कितना परसेंट, 50%, तो गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 125% की। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिबल है और विकृति है, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, इसके बारे में बतानी है। तो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो है आधारित होती है किस पर, न्यूटन के प्रथम गति नियम, या आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आज की 17 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है इसके बारे में जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों, जो दोस्तों इसके बारे में बता देनी है कि समुद्र में तैरना नदी के मुकाबले बहुत ही आसान होती है। किसके कारण, तो आपको बता देते हैं, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होती है, जिसके कारण ऐसा होता है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 18 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दी जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो तरंग की लंबाई आधा करने से भी ध्वनि का वेग क्या हो जाएगी दोस्तों, वह भी आधी हो जाएगी। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, ये रही आज की 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न में बोला जाता है ध्वनि तरंग होती है कैसी, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको प्रत्येक प्रश्न को रट्टा मारना है, याद करना है। ध्वनि तरंगे जो होते हैं वो होते हैं अनुदैर्ध्य, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आज की 20 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर, इसके बारे में बतानी है। कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह को दिए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगानी है। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। कक्षा की त्रिज्या पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है। ठीक है, ये थी आज की टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसे ही आपका सेशन को पढ़ाते रहें और आपकी सिलेक्शन में योगदान करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।